गाइस, मैं हूं मिज़बान। यूँ तो दुनिया में एक से बढ़कर एक ठगों का इतिहास रहा है, लेकिन भारत के बिहार में एक ऐसा ठग हुआ जिसके नाम से लेके मौत की तारीख तक सब कुछ नकली था। तो कभी उसने नकली फौज सिग्नेचर करके ऐतिहासिक स्मारक बेच दिए, तो कभी नकली बैंक ड्राफ्ट, नकली रेलवे बुकिंग रिसीट और नकली ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, इसके ज़रिए उसने लाखों रुपए की काली कमाई की। तो कभी फाइनेंस मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट बनकर, तो कभी सरकारी ऑफिसर बनकर सबको चूना लगा देता। वो इतना चालबाज था कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन उसके बातों में आ जाते और पैसे से बड़ा सूटकेस उसके हवाले कर देते। उसकी ठगी की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि व्यापारी हो, नेता हो, पुलिस वाला हो या फिर कोई विदेशी या कोई प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, उसके बातों में आकर सब अपना पैसा गंवा बैठते। जब वो जेल से बाहर होता तो पूरे पुलिस वाले उसको पकड़ने में पागल रहते, और जब वो सलाखों के पीछे रहता तो पूरे पुलिस वाले उसके चालाकी के सामने पानी भरते। तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर, तो कभी सरकारी ऑफिसर को चकमा देकर जेल से ऐसे फरार होता जैसे वो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया हो। वो इतना चालाक था कि एक बार जेल में बैठे बैठे ही पुलिसकर्मियों से अपने खेत की खुदाई करवा डाली थी ताकि उसकी बीवी फसल बो सके। देश का पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो ठग एक ही जगह से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों जनों ने वकालत की पढ़ाई की थी और एक देश का गौरव बने और एक देश का सबसे बड़ा ठग। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली और इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल जैसी फिल्म आई। तो आइए जानते हैं नटवरलाल की पूरी कहानी, जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किले के 2 बार, संसद भवन को और राष्ट्रपति भवन को एक बार बेच डाला था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिसका जन्म 1912 में हुआ था। बिहार के सीवान जिले के जीरादेई के रुइया बंगला में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद गांव के बड़े जमींदार और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, इसलिए घर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई और वो चाहते थे उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। लेकिन मिथिलेश का मन पढ़ाई में कम और शतरंज और फुटबॉल जैसे खेलों में ज़्यादा लगता था। इसके अलावा वो बचपन से ही शातिर और चालाकी भरे कारनामे भी करता रहता था। जब वो थोड़ा यंग था तो एक दिन मिथिलेश के पड़ोसी सहाय ने उसको अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने बैंक भेज दिया। घर लौटते हुए उसने सहाय की साइन को कॉपी करने की कोशिश की और एक ही बार में सेम टू सेम साइन कॉपी कर लिया। इसके बाद मिथिलेश ने नकली साइन करके कई बार में 1000 रुपये निकाल लिया। क्योंकि ये बात आज से 80-90 साल पुरानी बात है, इसलिए उस टाइम की ये रकम आज के लाखों रुपए के बराबर है। मिथिलेश की ये चोरी तब पकड़ी गई जब सहाय खुद एक दिन बैंक पहुंचा और उसको पता चला कि उसके अकाउंट से किसी ने 1000 रुपये निकाल लिए हैं। सहाय को ये सारा मामला समझते देर नहीं लगा और वो सीधा मिथिलेश के घर जा पहुंचा। इस बात पे मिथिलेश के पिता ने उसकी जमकर पिटाई की और वो इस बार नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। फिर वो भागकर कलकत्ता जा पहुंचा और ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ पर ना उसका कोई रिश्तेदार, ना उसके पास पैसे थे। यहाँ तक कुछ दिनों में उसके भूखे रहने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में उसने अपने चालाकी का इस्तेमाल किया और कलकत्ता के एक नामी सेठ केशव राम के पास जा पहुँचा। ऐसे में उसने अपने सेठ को यकीन दिला दिया कि वो एक क्वालिफाइड ट्यूटर है और वो उनके दोनों बच्चों के लिए एक बेस्ट ट्यूटर साबित होगा। सेठ केशवराम उसकी बातों में आ गया और 30 रुपये की मंथली सैलरी पर उसने ट्यूटर को रख लिया। एक अनजान शहर में खाने पीने सोने का ठिकाना होने के बाद मिथिलेश ने अपना स्टडीज़ को आगे बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि वो 12th तक की पढ़ाई कर चुका था, इसलिए उसने कलकत्ता के यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। एक दिन उसको अर्जेंट बुक्स की नीड पड़ी और उसने अपने सेठ से एडवांस में पैसे मांगा, लेकिन उसके सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे वो नाराज़ होकर सेठ के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए उसने उसी स्कूल में जॉब हासिल कर ली टीचर की, जहाँ सेठ के बच्चे पढ़ते थे। इसको देखकर सेठ को बड़ा मलाल हुआ। सेठ ने उसको हायर सैलरी पे दोबारा पढ़ाने का प्रस्ताव दिया।
जिसे मिथिलेश ने एक्सेप्ट कर लिया और वो मन ही मन अपने चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसने सेठ का विश्वास जीत लिया और सेठ उसके हर बात पर भरोसा करने लगा। इसी का फ़ायदा उठाकर मिथिलेश ने एक बड़ी ठगी की प्लानिंग शुरू की। उस सेठ का कपड़े का बिजनेस था और उन दिनों बाज़ार में कपड़ों की भारी कमी थी। मिथिलेश ने उसको झांसा देते हुए कहा कि उसका एक रिलेटिव मुंबई में एक बड़ा क्लोथ डीलर है और उसने कहा कि 200 बेल्स यानी 40,000 किलो कपड़े 4.5 लाख रुपए में बेच रहा है। सेठ को यह सौदा फ़ायदेमंद लगा, इसलिए उसने अपने एक एजेंट को सारे पैसे देकर मिथिलेश के साथ बॉम्बे रवाना कर दिया। मिथिलेश किसी तरह उसको अपने साथ डील पे जाने से रोकना चाहता था। ऐसे में उसने उस एजेंट को पूरी रास्ते बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बारे में खतरनाक स्टोरियाँ सुनाता रहा। ऐसे में वो एजेंट कहानियों से इतना डर गया कि होटल पहुंचते ही उसने मिथिलेश को सारे पैसे देकर कहा कि वो जाकर ये खुद अकेले डील फाइनल कर ले। मिथिलेश का प्लान काम कर गया। ऐसे में वो बिना कोई डील किए सारे पैसे लेकर फरार हो गया और वो कुछ दिनों बाद पटना जा पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को 1 लाख रुपए दिए। उसने अपने पिता से कहा कि वो एक कलकत्ता के बड़े कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। वो कुछ दिनों बाद दोबारा कलकत्ता चले गया, लेकिन उसके आने की खबर सेठ को मालूम पड़ गई। दिसंबर 1937 में सेठ ने अपने पैसे निकलवाने के लिए कुछ गुंडे भेजे। पकड़े जाने पर मिथिलेश ने सेठ को झूठी कहानी सुना दी कि बॉम्बे में उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी और उसको पैसा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस बार सेठ उसकी बातों में नहीं आया और 4 दिन में पैसे ना लौटाने पर उसने जान से मारने की धमकी दे दी। इस बार मिथिलेश ने बचने के लिए पुलिस का सहारा लिया और वो कलकत्ता के बड़ा बाजार में सेठ के खिलाफ कंप्लेन कर दी और उसने उसके काले कमाई की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इससे उसने ना सिर्फ बड़ी रकम ठगी बल्कि सेठ को एक बड़े केस में फंसा दिया। इससे उसका हौसला बढ़ा और वो इस बार इलाके के प्रोस्टिट्यूट्स को निशाना बनाने लगा। वो ग्राहक बनकर उनके पास जाता और उनको नकली शराब पिलाकर बेहोश कर देता और उनके पैसे और ज्वेलरी लेकर 9-2-11 हो जाता। 1937 ही वो साल है जब मिथिलेश कलकत्ता पुलिस के पहली बार नज़र में आया था, क्योंकि उसने इस बार फौज डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए मेटकॉल स्ट्रीट पर 9 टन सरकारी लोहे को बेच डाला था। ऐसे में पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उसको जेल में डाल दिया। इस बार उसको 6 महीने की जेल काटनी पड़ी, लेकिन मिथिलेश पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने ठगी को ही अपनी ज़िंदगी का असली मकसद बना लिया था और जल्द ही उसको ठगी के मामले में एक ऐसा नाम मिलने वाला था जो आगे चलकर ठगों के लिए मुहावरा बन गया। 1940s में क्लोथ्स मार्केट में टेक्सटाइल गुड्स की भारी शॉर्टेज चल रही थी। मिथिलेश ने अपने गुजराती साथी नटवरलाल के साथ इसी का फ़ायदा उठाने की प्लानिंग बनाई। दोनों खुद को टेक्सटाइल कमिश्नर और परचेज ऑफिसर बताकर कपड़े निर्माताओं से कांटेक्ट करने लगे और उनको सस्ते कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन दिलवाने का वादा करते। वो उनको नकली रेलवे रिसीट दिखाकर कहते माल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्टेशन पर डिलीवर होगा और वो उसे वहीं से कलेक्ट कर लें। कपड़े की कमी से परेशान कई मैन्युफैक्चरर्स दोनों के फेंके जाल में फंस जाते और उन्हें वो बड़ी रकम एडवांस में दे देते। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पहुँचते आजमगढ़ तो वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता। हालांकि ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चला और एक दिन पुलिस ने छापा मारकर मिथिलेश को पकड़ लिया, लेकिन उसका गुजराती साथी नटवरलाल किसी तरह वहाँ से भाग निकला। लेकिन पुलिस कंफ्यूज हो गई और उनको लगा कि मिथिलेश ही नटवरलाल है और उसके ऊपर नटवरलाल के नाम से केस दर्ज कर दिया। यहीं से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम हमेशा से नटवरलाल बन गया। जेल से निकलने के बाद मिथिलेश को सब नटवरलाल के नाम से जानने लगे। इतनी कम उम्र में कई बार जेल जाने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली।
अब वो काफ़ी कम पैसों में रेलवे वैगन्स बनाकर और नकली रिसिप्ट बनाकर व्यापारियों को चूना लगा देता। एक बार उसने एक बिजनेसमैन को कंसाइनमेंट भी भेजा, लेकिन जब बिजनेसमैन उसको घर पे लेके जाके खोला तो उसमें उसकी माल की जगह बड़े बड़े ईंट निकले। इसके बाद नटवरलाल ने पोस्ट बैंक चेक के ज़रिए कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। उसका तरीका काफ़ी सिंपल था। वो जिस भी शहर में जाता किसी रेप्यूटेड बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता, फिर ज्वेलरी शॉप से कम दाम की चीज़ें जेन्युइन चेक से खरीद कर दुकानदारों का भरोसा जीत लेता। इसी तरह वो अपना चाल बुन लेता तो वो अपने अकाउंट का सारा पैसा निकाल लेता और कई ज्वेलरी शॉप से महंगे गहने खरीद कर उनका पेमेंट बाउंस होने वाले चेक से कर देता। जब दुकानदार चेक लेके पहुंचते फिर उनको पता चलता कि वो जिसका चेक लेकर आए हैं उसका अकाउंट खाली है। इस तरह जब उनको नटवरलाल का प्लान का पता चलता तब तक के वो सारे गहने लेकर भाग जाता। ऐसे कई लोगों को चूना लगाने के बाद नटवरलाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचा। यहाँ पर उसने लोगों को मुंबई का बड़ा बिजनेसमैन लक्ष्मी नारायण बताकर लोगों को लूटने लगा। यहाँ पर उसने चीनी के बड़े बिजनेसमैन एलन मित्तल से 82,000 की खांड सारी चीनी खरीदने की बात की और उसे बॉम्बे के एक एड्रेस पर भेजने को कहा और उसने भरोसा जीतने के लिए 4,000 रुपये एडवांस में भी दिए। जिसके बाद मित्तल ने उसके बताए एड्रेस पर पूरा माल भेज दिया। लेकिन इसके बाद नटवरलाल मित्तल के बाकी पैसे दिए बिना बॉम्बे भाग गया और सारी चीनी बॉम्बे के शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहन गुरनानी को बेच दी, जिससे उसे 60,000 रुपये मिले। इस तरह नटवरलाल को पूरे सौदे में कुल 56,000 का फ़ायदा हुआ और नटवरलाल इस ठगी को अंजाम देकर हमेशा की तरह किसी दूसरे शिकार में कोई दूसरे शहर जा पहुंचा। लेकिन नटवरलाल को पॉपुलैरिटी तब मिली जब उसने ताजमहल को 3 बार और लाल किले को 2 बार, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को एक बार बेच डाला था। जिस दिन उसने पार्लियामेंट को बेचा उस दिन वहां सेशन चल रहा था और वहां देश के सैकड़ों सांसद मौजूद थे। सुनने में अजीब लगता है कि एक आम सा शख्स इन मॉन्यूमेंट्स को कैसे बेच सकता है और इनको खरीदने वाले कौन हो सकते हैं, लेकिन आज वो ये नहीं करता तो आज उसको देश का सबसे बड़ा ठग नहीं माना जाता। होता कुछ यूँ था कि नटवरलाल सूट बूट पहनकर ऐसे फॉरेनर की तलाश करता जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स खरीदना चाहते थे। वो उनके पास भारत के ऐसे सरकारी ऑफिसर्स के रूप में पेश होता जैसे उसके पास इन मॉन्यूमेंट्स को बेचने की अथॉरिटी है। वो उनको ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाता जिसमें इन इमारत को लेकर सारी छोटी सी छोटी डिटेल्स इसमें लिखी है। जो कि नटवरलाल बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था और उसको एक्सेंट और उसके पहनावे को लेकर फॉरेनर्स बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते और उसकी बातों में आकर नटवरलाल को लाखों रुपए देकर इन मॉन्यूमेंट्स को खरीद लेते। इसी तरह कुछ न कुछ लैंड एग्रीमेंट्स पर उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सेम टू साइन कॉपी करके पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला था। जब वो फॉरेन बायर्स मॉन्यूमेंट पर पहुंचते अपना मालिकाना हक जताते तो उनको पता चलता कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ठगी हुई है। लेकिन तब तक नटवरलाल पैसे लेकर फरार हो चुका होता। नटवरलाल खुद को हर जगह अलग अलग नामों से इंट्रोड्यूस करता। पुलिस के रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके 52 अलग अलग नाम थे। जब उसको ठगी के दौरान एड्रेस देना रहता तो वो राष्ट्रपति और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के एड्रेस दे देता। एक बार जब पुलिस उसके दिए गए एड्रेस पर रेड करने पहुंची तब पता चला कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एड्रेस उसने दे दिया था। उसके काले कारनामों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए देश के कई राज्यों में चोरी, धोखाधड़ी और ठगी के मामले में कई फाइल दर्ज थे। वो गोरखपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना जैसे शहर में बहुत जगह अरेस्ट भी हुआ था और उसको हर जगह जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन एकाध मामले को छोड़कर वो हर जगह जेल से फरार हो जाता। एक बार पटना पुलिस उसको जब पेशी से वापस जेल लेके जा रही थी तो उसने पुलिस को एक इमोशनल कहानी सुनाई।
और उसने अपने पत्नी से मिलने का बहाना बनाकर एक घर में घुस गया और वो कोई दूसरे रास्ते से फरार हो गया और पटना पुलिस उस घर के बाहर उसका इंतजारी करते रह गई। नटवर लाल ठगी में ही नहीं बल्कि जेल से फरार होने में मास्टर था और वो कुल मिला के 8 बार जेल से फरार हुआ था। मार्च 1956 में जब वो मेरठ में अरेस्ट हुआ तब उस पर 35 केस चल रहे थे। 10 महीने बाद उसको मेरठ से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। जल्द ही उसने अपनी चिकनी चिकनी बातों से यहाँ के जेलर का विश्वास जीत लिया। एक दिन उसने जेलर से कहा अगर वो उसके भागने में मदद करे तो वो उसको हैंड टू हैंड 5 लाख रुपए देगा। जेलर इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद नटवर लाल के आदमी एक बॉक्स लेके जेल पहुंचे। जब जेलर को बॉक्स खोल के दिखाया गया तब उसने देखा कि उसमें नोटों की गड्डी लाइन से लगी हुई थी। लालच में आकर उसने नटवर लाल के बारक में पुलिस सुपरिटेंडेंट की वर्दी भिजवा दी, जिसके बाद नटवर लाल वर्दी पहनकर मूंछों को ताव देता हुआ टहलते टहलते जेल से फरार हो गया। बाद में जब जेलर ने बॉक्स को अच्छे से खोल के देखा तब ऊपर की जो कुछ लाइन थी नोटों की वो असली थी और बाकी नीचे पूरे कागज थे नोट की शेप में। इस बात पर जेलर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके पास अपने हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं था। सन 1996 में उसने एक बहुत फेमस एस्केप को अंजाम दिया। उन दिनों वो कानपुर जेल में बंद था और उसकी उम्र 84 साल हो चुकी थी। पैरों में सीरियस प्रॉब्लम होने की वजह से वो चल फिर नहीं पाता था। जब उसको कहीं ले जाना होता तो पुलिस वाले उसको व्हीलचेयर पर लेके जाते। इस दौरान वो कई और बीमारियों से भी लड़ रहा था, लेकिन कानपुर पुलिस अथॉरिटीज़ ने उसकी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी हेल्थ पर कोई खास असर नहीं हुआ। जिसके बाद नटवर लाल ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बोला था कि वो दिल्ली के किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने पैरों का ट्रीटमेंट कराना चाहता है और जेल प्रशासन ने उसे हाँ कर दिया और 2 पुलिस ऑफिसर्स उसको न्यू दिल्ली के स्टेशन पर लेकर पहुंच गए, जो कि वो चल फिर नहीं सकता था। पुलिस वालों ने उसको ट्रेन से उतारकर व्हीलचेयर से एग्जिट गेट तक लेके आए, जिसके बाद एक पुलिस वाला व्हीलचेयर वापस करने चला गया और दूसरा नटवर लाल के पास खड़ा रहा। नटवर लाल ने मौका देखकर पुलिस वाले से कहा कि मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, प्लीज़ मुझे 1 कप चाय पिला दो, लेकिन पुलिस वाले ने मना कर दिया। नटवर लाल के बार बार कहने पर वो मान गया और वो ये सोचा कि ये तो चल फिर भी नहीं सकता। जब वो चाय लेकर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। नटवर लाल वहाँ से गायब हो चुका था। चारों तरफ पुलिस ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दोनों पुलिस वाले हैरान थे कि जो शख्स थोड़ी देर तक चल फिर नहीं पाता था वो आखिर कैसे गायब हो गया। नटवर लाल ने अपने ज़िंदगी में सैकड़ों फ्रॉड्स किए थे और उस पर 100 से ज़्यादा केस भी दर्ज थे। इनमें बस 9 मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें उसको 113 साल की जेल हुई थी। लेकिन नटवर लाल अपनी चालाक दिमाग की वजह से बस 20 साल जेल में रहा। नटवर लाल एक बार लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी पत्नी हर एक महीने में एक चिट्ठी लिखा करती। वो चिट्ठी में ये लिखा करती कि जिसमें खेतों की जुताई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी समस्या उसमें लिखती थी। लेकिन नटवर लाल किसी भी खत का जवाब नहीं देता था। जेल के नियमों के अनुसार जो भी चिट्ठी आती पहले उसको जेलर पढ़ता था, फिर नटवर लाल को देता था। ये सिलसिला 7-8 महीने तक चला और नटवर लाल की पत्नी उसको 6-7 खत लिख चुकी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेलर को ये बात बड़ी अजीब लगी। अगली बार जब चिट्ठी आई तो जेलर खुद उस चिट्ठी को नटवर लाल के देने के लिए गया और कहा कि तुम्हारी पत्नी खेत ना जोत पाने की समस्या बार बार लिख रही है, तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते। तो नटवर लाल मुस्कुराया और बोला कि ठीक है साहब, आप बोल रहे हो तो इस बार इसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद नटवर लाल ने अपनी पत्नी के लिए एक खत लिख दिया, लेकिन जब जेलर ने उसको पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने खत में लिखा था कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाऊंगा। अगर तुम्हें पैसों की ज़्यादा समस्या है तो मैं खेत में कुछ सोने चांदी के गहने और पैसों का एक बड़ा बक्सा खेत में गाड़ दिया है, उससे तब तक के अपना खर्चा चलाओ।
इतना सुनते ही पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गया, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही दर्जनों केस थे। इसलिए पुलिस वालों को लगा कि उसने अपने पूरे ठगी और लूटने का पूरा पैसा खेत में छुपा के रखा हो। इसके बाद जल्द ही पुलिस उसके बताए खेत पर पहुंची और जल्द ही खुदाई शुरू कर दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिला। पुलिस थक हार कर लौट गई और फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक खत भेजा कि बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जुताई के लिए जेलर साहब, इस बार की फसल और भी अच्छी हुई है। भले ही दुनिया की नज़र में नटवर लाल एक बहुत बड़ा ठग था, लेकिन उसके गांव के लोग उसको बड़ा समझदार और इज्जतदार मददगार मानते थे। अपने गांव के लिए नटवर लाल कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक रॉबिनहुड टाइप का इंसान था, जो अमीर लोगों से पैसा लूटकर गरीबों की मदद करता था। एक बार उनके गांव में एक रिपोर्टर पहुंचा और गांव वालों से नटवर लाल के बारे में पूछने लगा, तो उसने नटवर लाल करके बोला। तो एक आदमी ने बोला कि भाई साहब, उनका नाम तमीज़ से लीजिए, उनको नटवर लाल मत बोलिए, उनको मिस्टर नटवर लाल बोलिए। नटवर लाल के गांव वाले के हिसाब से वो आखिरी बार 3 गाड़ियों से आया था गांव में। तब उसने एक बड़ा टेंट लगाकर भंडारा करवाया था और लौटते वक्त उसने पूरे गांव वालों को 100-100 रुपये भी दिए थे। उस दौर में 100 रुपये भी बड़ी रकम होती थी। इसके बाद नटवर लाल कभी अपने गांव नहीं आया और न्यू दिल्ली स्टेशन से भागने के बाद वो पुलिस के हाथ भी नहीं आ सका। इसके बाद उस पर कहानियाँ तब बनी जब उसके लॉयर ने कोर्ट में कहा कि उसकी 25 जुलाई 2009 को उसकी डेथ हो चुकी है, उसके सारे केस बंद कर दिए जाए। लेकिन जब कोर्ट ने इसकी वेरिफिकेशन चालू की तो उसके भाई गंगा प्रसाद को बुलाया, लेकिन उसने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसके भाई ने कहा कि आप किस नटवर लाल की बात कर रहे हैं? हमारा नटवर लाल तो 1996 में ही मर गया था। जब वो दिल्ली स्टेशन से भागा था तो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और हमने वहीं उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी कुछ सरकारी लोग रांची जाकर उसकी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ कंफर्म नहीं हुआ। इस तरह नटवर लाल की मौत और उसकी वजह क्या थी और किस तारीख को हुई थी, सब कुछ आज तक एक राज ही है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो नटवर लाल ने अपनी मौत को भी ठग लिया था, इसलिए आज तक जब भी कोई बड़ी ठगी होती है तो उसको लोग नटवर लाल के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि उसका नाम एक ठग का पर्यायवाची बन गया है। इसके बाद कई ठग आए और चले गए, लेकिन ठगी का बादशाह सिर्फ नटवर लाल ही था। नटवर लाल का दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल इलीगल चीज़ में किया। अगर वो अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करता तो वो देश के भी काम आ सकता था। लेकिन वो चोरी या फिर ठगी करने के लिए कोई वायलेंस नहीं करता था, न लोगों को मारता था, न डराता था, न धमकाता था। लेकिन सच तब भी फिर वही रहेगा, वो एक चोर था। चोरों की ज़िंदगी या फिर सलाखों के पीछे कटती है या फिर पकड़े जाने की साए में।